चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। तो कल हम लोग जो है जनरेटर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और मैंने बताया थे कि जनरेटर का डिपेंडिंग अपॉन द एक्साइटेशन कि फील्ड वाइंडिंग पे आप जो है कैसा एक्साइटेशन दे रहे हैं, उस हिसाब से दो तरह के डीसी जनरेटर होते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो पहले हम लोग ने डाली हेडिंग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होगी, ठीक है, जो फील्ड वाइंडिंग होगी जो कि स्टेटर में होगी, उसमें हम सेपरेट डीसी सोर्स देंगे उसको एक्साइट करने के लिए, मतलब फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग एक सेपरेट सोर्स लगाएंगे। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा। दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, बट जो फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो आपके आर्मेचर कंडक्टर से लिंक करेगा, जिसकी वजह से आर्मेचर कंडक्टर फ्लक्स को कट करेंगे, जिसकी वजह से आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा। मींस दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड बट दे आर, दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिकली कपल्ड विल बी देयर। ठीक है, मैग्नेटिकली कैसे होंगे, कपल्ड होंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो है पहले आपका डायग्राम दिखाता हूं कि आपका सर्किट डायग्राम जो होगा, यानी मशीन के अंदर का कैसा डायग्राम होगा, फिर हम उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल मॉडल कैसे बनाते हैं, और फिर उसके बाद इक्वेशंस लिखेंगे और क्या क्या चीजों की जरूरत होगी उसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज योर स्टेटर विल बी देयर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। नाउ दिस इज द स्टेटर विल बी देयर, जहां पर फील्ड वाइंडिंग हमेशा स्टेटर पे होगी डीसी मशीन में। नाउ दिस इज योर स्टेटर। ठीक है, नाउ दिस इज द पोल विल बी देयर, स्टेटर पे पोल होंगे। दिस इज द कोर, और इस पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, और जिसकी हेल्प से फील्ड आपकी क्या होगी, क्रिएट होगी। ठीक है, चलो फील्ड वाइंडिंग में यहां बना रहा हूं। नाउ दिस इज द फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल, दिस इज द फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल इज ब्रॉट आउट। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल आपके हैं। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग है, और इसको आप क्या करेंगे, सेपरेटली आप जो है एक एक्सटर्नल सोर्स से क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। जो सोर्स होगा दैट इज द डीसी सोर्स विल बी देयर। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द सेपरेट सोर्स ले रहा हूं मैं फील्ड के लिए, इसीलिए बोल रहे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। सेपरेट सोर्स विल बी यूज फॉर द फील्ड। नाउ डीसी सोर्स यूज किया गया है, फील्ड वाइंडिंग का सोर्स है, इसलिए उसको वीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। वीएफ इज नथिंग बट द डीसी एक्साइटेशन यूज फॉर द फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दैट इज वीएफ। और एक ऐसा वोल्टेज है बेटा, डीसी सोर्स विल बी देयर। जैसे ही आपने डीसी सोर्स अप्लाई किया, इमीडिएटली फील्ड वाइंडिंग में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, और फील्ड करंट को हम लोग आईएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग के करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आईएफ। ये करंट आपका फील्ड वाइंडिंग में क्या करेगा, फ्लो करेगा इस तरीके से, और उसके बाद आपका दैट इज पोल क्रिएट हो जाएंगे। दिस इज द पोल विल बी देयर। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द पोल विल बी देयर।
और यहां पर आप देखेंगे दैट इज एक करंट कैरिंग कॉइल इज ऑलवेज प्रोड्यूस ए फ्लक्स या फिर इट इज बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट। यहां से आपका जो है राइट हैंड कर्ल रूल की हेल्प से यहां से पोल, यहां से आपका जो है फ्लक्स निकलेगा तो यहां पर नॉर्थ पोल जनरेट होगा और यहां पर फ्लक्स आपका क्या होगा, इंटर करेगा यहां पर साउथ पोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर नॉर्थ और यहां पर साउथ बनेगा, ठीक है। नाउ हियर इज द नॉर्थ पोल विल बी क्रिएटेड। यहां पर आपका कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और यहां पर साउथ पोल, ठीक है। और यहां से आपका जो वर्किंग फ्लक्स है फिर मेन फ्लक्स क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मेन फ्लक्स विल बी प्रोड्यूसेस, ठीक है। नाउ दिस इज द आर्मेचर, रोटर इज नथिंग बट कॉल्ड द आर्मेचर विल बी देयर, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द आर्मेचर बना रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज द आर्मेचर। नाउ दिस इज द आर्मेचर ऑफ द डीसी मशीन, ठीक है। ये आपके आर्मेचर होने वाले हैं। आर्मेचर में आप दूसरे दो वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग स्टेटर में होती है, मैंने रखा है जिससे कि आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। दूसरी वाइंडिंग आर्मेचर पे होती है जिसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द आर्मेचर वाइंडिंग है, तो यहाँ पर मैं आर्मेचर कंडक्टर आपको दिखा देता हूँ, देयर इज ए कंडक्टर विल बी देयर, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द आर्मेचर की वाइंडिंग में क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। आर्मेचर कंडक्टर विल बी देयर, और इन आर्मेचर कंडक्टर में आपका ईएमएफ जनरेट होगा और टोटल आर्मेचर के जनरेटेड ईएमएफ को ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ब्रश और जो है कम्यूटेटर की हेल्प से इस आर्मेचर के वोल्टेज को बाहर निकाला जाएगा। ये टर्मिनल आपको बाहर दिखेंगे डीसी मशीन के, किसकी हेल्प से, ब्रशेज एंड कम्यूटेटर की हेल्प से आप इसको बाहर निकालेंगे। ये टर्मिनल आपको बाहर दिखेंगे, ये आर्मेचर के टर्मिनल है जिसको हम लोग ए और ए डैश बोलते हैं। फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को एफ और एफ डैश, लेबोरेटरी में एक टर्मिनल को एफ बोलते हैं, दूसरे को एफ डैश, अभी लिख दूंगा, ठीक है। और यहां पर आपका लोड कनेक्ट होगा मशीन में, हियर इज द लोड विल बी कनेक्टेड, हियर इज द लोड इज कनेक्टेड, ठीक है। लोड के टर्मिनल को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे, वी रिप्रेजेंट करेगा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ डीसी जनरेटर ऑलवेज। लोड के करंट को हम आईएल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये आर्मेचर है, आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा और सारे इंड्यूस टोटल आर्मेचर में जनरेटेड ईएमएफ होगा, दैट इज कॉल्ड ईजी। जनरेटेड ईएमएफ ईजी होगा। और बेटा आर्मेचर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस आरए होगा और आर्मेचर से करंट निकलेगा आईए, दिस इज आईए। दिस इज द मॉडल ऑफ द सेपरेटली एक्साइटेड मशीन, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब इसको हम इलेक्ट्रिकली कैसे बनाते हैं, यहां पर मैं फ्लक्स भी दिखा देता हूं आपको समझाने के लिए। हियर इज द फ्लक्स, दिस इज द फ्लक्स लाइन। नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लक्स लाइन ओरिएंटेड होंगी और चूंकि जनरेटर है मुझे इसके क्या करना पड़ेगा, रोटर को रोटेट करना पड़ेगा एक्सटर्नली प्राइम मूवर्स। और यहां से आप एक्सटर्नली प्राइम मूवर से आप अपने जनरेटर को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं।
प्राइम मूवर से आप इसको रोटेट करेंगे और जब रोटर रोटेट करेगा तो कंडक्टर फ्लक्स को कट करेंगे, ईएमएफ जनरेट होगा लाइक दिस। ठीक है, ये आपका जो है दिस इज नथिंग बट द सिनेरियो ऑफ इनसाइड द मशीन। ये एक्चुअल फिगर है, लेकिन इस तरह से एनालिसिस कर नहीं पाएंगे तो हम इसका इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का इलेक्ट्रिकल मॉडल कैसे बनाते हो अब मैं बना रहा हूं, ठीक है, जिससे कि हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। एक्चुअल मॉडल ऐसा होता है, मशीन से केवल दो ही टर्मिनल आपको बाहर देखने को मिलेंगे जिनको हम लोग आर्मेचर टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज इलेक्ट्रिकल मॉडल विल बी देयर। ठीक है, चलो, तो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है और ये जो आर्मेटर होता है उसके बीच में आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होती हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। और फील्ड वाइंडिंग को हम आपका एक एक्सटर्नल या फिर आपका एडिशनल डीसी सोर्स से हम क्या करते हैं, फिर सेपरेटली सोर्स से क्या करते हैं, इसको एक्साइट करते हैं। सेपरेट सोर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फील्ड वाइंडिंग। चलो मैं फिगर बना रहा हूं, बना लिया इसको आपने। चलो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, सेपरेट डीसी सोर्स विल बी रिक्वायर्ड। इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग, दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग। नाउ दिस इज द separate DC source is required for the field winding। ठीक है, now this is nothing but the field voltage। DC वोल्टेज अप्लाई किया, जैसे अप्लाई किया फील्ड वाइंडिंग में फील्ड करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। और जब फील्ड करंट आपका इस वाइंडिंग में फ्लो करेगा तो आपका क्या होगा, फील्ड फ्लक्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, या फिर वर्किंग फ्लक्स फाई क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अच्छी बताइए, डीसी सोर्स आपने यहां पर अप्लाई किया है तो क्या यहां पर कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, या फिर आपका जो वाइंडिंग है क्या कोई इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। डीसी के केस में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आता, केवल वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आएगा, ओनली रेजिस्टेंस विल बी देयर। ठीक है, तो यहां पर मैं फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूं आरएफ से। ठीक है, डीसी एक्साइटेशन है, डीसी एक्साइटेशन, डीसी के केस में वाइंडिंग केवल रजिस्टिव इफेक्ट ऑफर करती, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट का बिहेव करता, तो ओनली, या फिर आप बोलेंगे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा यहां पर, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट फ्लक्स विल बी देयर, नो ईएमएफ विल बी देयर, तो नो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी विल बी देयर। ठीक है, तो केवल मैं वाइंडिंग का क्या दिखा रहा हूं, रजिस्टेंस दिखा रहा हूं, आर फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस विल बी देयर। ठीक है, चलो ये तो मैंने फील्ड वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर दिया, फील्ड वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, फील्ड वाइंडिंग को लेबोरेटरी में हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, फील्ड वाइंडिंग के इस टर्मिनल को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इस टर्मिनल को एफ एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने लेबोरेटरी हो गया। ठीक है, चलो आर्मेचर का सर्किट में बना रहा हूं। आर्मेचर, आर्मेचर में आप देखेंगे यहां से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये फ्लक्स होगा, और बेटा आर्मेचर को मैं रोटेट कर रहा हूं, फ्लक्स कटिंग होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो आर्मेचर का मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं। नाउ दिस इज द आर्मेचर, नाउ दिस इज योर आर्मेचर विल बी देयर। ठीक है, दिस इज आर्मेचर। आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट होगा और आर्मेचर के कंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस, डीसी वोल्टेज विल बी देयर ना, डीसी कंटेंट विल बी मोर, तो डीसी वोल्टेज विल बी जनरेटेड वोल्टेज इन द आर्मेचर ईजी, एंड रेजिस्टेंस इज आरए, कंडक्टर का आर्मेचर का रेजिस्टेंस आरए होगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द आपका जो है आर्मेचर विल बी देयर, आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा आरए, एंड जनरेटेड ईएमएफ इन द आर्मेचर इज ईजी, this is Eg will be generated, what is the armature resistance, Ra। ठीक है, यहां देखो आर्मेचर का मैंने जनरेटेड ईएमएफ इन द आर्मेचर इज Eg एंड रेजिस्टेंस Ra। फिर क्या लगा है, ब्रूस लगी है। कितनी ब्रूस दिखाते हैं, जब भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो हमेशा दो ही ब्रूस दिखाएंगे। ठीक है, हमेशा कितनी ब्रूस, चाहे लैप हो चाहे वेव, हमेशा जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो दो ही ब्रूस दिखाई जाती है। ठीक है, नाउ दिस इज, यहां पर ब्रूश आपके पास लगी होंगी, दिस इज द ब्रूश। ये डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग, लो रेटिंग की मशीन है तो दैट इज कॉपर और जो है कार्बन यूज कर सकते हैं ब्रूसेज के लिए, मैंने लिखा है। हाई रेटिंग की मशीन में ब्रूसेज आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट, ग्रेफाइट वेफाइट की ब्रूसेज क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन। ठीक है, ये ब्रूस हो गई। ठीक है, ब्रूस से आपके टर्मिनल्स बाहर आएंगे, दिस इज नथिंग बट द टर्मिनल्स,
armature terminals will be there. This is A and this is A dash. ठीक है, और फिर यहां पर आर्मेचर टर्मिनल में क्या कनेक्ट कर देते हैं, लोड विल बी देयर. दिस इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ द सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन. डीसी जनरेटर मशीन नहीं है, दिस इज लोड. लोड के टर्मिनल वोल्टेज को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि डीसी वोल्टेज होगा. लोड करंट कितना होगा, IL, जो कि डीसी करंट होगा. ठीक है, आर्मेचर, हेलो, आर्मेचर में कितना करंट फ्लो करेगा, दैट इज IA. आर्मेचर करंट, दिस इज नथिंग बट द आर्मेचर से जो करंट निकलेगा, दिस इज नथिंग बट द IA. आर्मेचर करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय IA. यहां से आर्मेचर करंट फ्लो करेगा और यहां ब्रश से भी कौन सा करंट निकलता है, हमेशा आर्मेचर करंट निकलता है. ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में जो करंट आर्मेचर से पास करेगा वही करंट लोड से पास करेगा. ठीक है, दिस इज नथिंग बट द आर्मेचर करंट एंड लोड करंट विल बी सेम. ठीक है, अभी मैं लिखूंगा, रिलेशंस लिखूंगा. ठीक है, नाउ यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर जो है आपने डीसी एक्साइटेड फील्ड में डीसी एक्साइटेड, यहां से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. ये फ्लक्स यहां से निकलेगा, जो कि आर्मेचर से क्या करेगा, लिंक करेगा. मतलब जो आर्मेचर है उसको हम रोटेट करेंगे. यहां पर इसको मैं रोटेशन भी दिखा रहा हूं. नाउ आर्मेचर विल बी रोटेटेड बाय एक्सटर्नली प्राइम मूवर. प्राइम मूवर से एक्सटर्नली इसको रोटेट करते हैं. ठीक है, एक्सटर्नली रोटेट करेंगे, यहां से जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स विल बी प्रोड्यूसिंग, और ये आपके आर्मेचर के कंडक्टर से क्या करेगा, लिंक करेगा. आर्मेचर है ना, दिस इज योर आर्मेचर. आर्मेचर से फ्लक्स क्या करेगा, लिंक करेगा. कटिंग होगी, ईएमएफ जनरेट होगा. जनरेटेड ईएमएफ को क्या बोला, EG, और आर्मेचर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस है RA. So there is no electrical connection, but armature and field will be magnetic coupling. This is the electrical equivalent diagram of the separately excited DC generator. जब भी न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसी डायग्राम को यूज करना है सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के लिए. ठीक है, अब मैं इसमें कुछ पॉइंट लिखना स्टार्ट कर रहा हूं. या फिर ए यहां नहीं, आर्मेचर के टर्मिनल पे लिख देते हैं. ये आपके टर्मिनल वोल्टेज है, फिर लोड टर्मिनल. आर्मेचर के टर्मिनल को हम बोलते हैं, ये आर्मेचर के टर्मिनल, दीज आर द टर्मिनल ऑफ आर्मेचर, जो कि आपके निकलते हैं बाहर. दिस इज आर्मेचर के टर्मिनल को बोलेंगे, एक टर्मिनल को बोल देंगे A, एंड दिस इज A डैश. ठीक है, चलो अब मैं रिलेशन लिखने जा रहा हूं. ठीक है, पहले तो मैं आपका जो है पहले का लेक्चर अपलोड कर दूंगा, शुभम गुप्ता. एक लेक्चर मिसिंग है, इंड्यूस ईएमएफ की जो डेरिवेशन कराया था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, उसको मैं किसी दिन अब जो है रिकॉर्ड करूंगा आपके सामने ही फिर से, क्योंकि ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा. क्या फिगर बना लिया, चलो अब इसमें लिखते हैं, दिस इज नथिंग बट द टर्मिनोलॉजी लिखते हैं. V क्या कहलाता है, V कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज. जनरेटर में हमेशा जब भी आपका वोल्टेज दिया होगा, कौन सा वोल्टेज देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा देते हैं. आउटपुट वोल्टेज, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज. V इज कॉल्ड, लिख रहा हूं, V आपका क्या कहलाएगा, V कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज. V कहलाएगा आपके सर्किट में, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज. ठीक है, V इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, IL इज कॉल्ड लोड करंट. क्वेश्चन में जो करंट दिया होता है हमेशा आउटपुट करंट दिया, तो मतलब IL दिया होगा. सेपरेटली से लोड करंट इज नथिंग बट द आर्मेचर करंट. आर्मेचर करंट आपको हमेशा कैलकुलेट करना होगा क्वेश्चन में, लोड करंट.
ठीक है, दिस इज नथिंग बट द लोड करंट। ठीक है, यहां पर आते हैं। नेक्स्ट, दिस इज आर ए। आर ए इज नोन एज ए आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर ए इज नोन एज ए आर्मेचर रेजिस्टेंस। कई बार इसको जनरेटेड वोल्टेज भी बोल देते हैं, और कई बार कई किताबों में इसी को आर्मेचर ईएमएफ भी बोल देते हैं। ईजी, या फिर ये बात है कि आर्मेचर में वोल्टेज जनरेट हो रहा है। ईजी, ईजी इज नथिंग बट नोन एज ए जनरेटेड वोल्टेज। एक ही कन्वेंशन लेके चलिएगा, चाहे ईजी लिखे चाहे ईए लिखे, बात क्या है, सेम है। ठीक है, तो मैं हमेशा ईजी लिखूंगा, और ये आपका आर्मेचर इंड्यूस ईएमएफ होगा, ईजी। ईजी क्या है, दिस इज नथिंग बट द जनरेटेड ईएमएफ इन द आर्मेचर। ठीक है, नाउ दिस इज आईए। आईए क्या कहलाएगा, दिस इज द आर्मेचर करंट। आर्मेचर में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज आईए। पहली बार लिख रहा हूं सारे नॉर्मन के लिए, उसके बाद नहीं लिखूंगा। आर्मेचर करंट, एंड दैट इज नथिंग बट द, ये आपके हैं बेटा ब्रश, दीज आर कॉल्ड द ब्रश। ठीक है, नाउ दिस इज B1 एंड दिस इज B2। हमेशा दो ही ब्रशेस दिखाए जाते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, दो ब्रशेस दिखाएंगे B1 एंड B2। ठीक है, B1 एंड B2 विल बी देयर। V1 एंड B2 आपके रिप्रेजेंट करें ब्रश को, B1 एंड B2 रिप्रेजेंट करें ब्रश को। न्यूमेरिकल में दो ब्रशेस ही यूज किए जाएंगे, ब्रश। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात कर लेता हूं आरएफ। आरएफ क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। हमेशा फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो करना है आरएफ, फील्ड वाइंडिंग करंट। और वीएफ क्या है, दैट इज फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज। अब मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूं, रिलेशन देखिएगा। अच्छा ये बताइए, कौन सा वोल्टेज बड़ा होगा, ईजी बड़ा होगा, जनरेटेड ईएमएफ बड़ा होगा, कि टर्मिनल वोल्टेज बड़ा होगा? ईजी बड़ा होगा, क्योंकि ईजी में से आप देखेंगे, ईजी में से करंट फ्लो करेगा और इसमें ड्रॉप होगा, और जब करंट यहां से जाएगा तो बेटा यहाँ ब्रश में भी ड्रॉप होगा। देखो क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल में ब्रश ड्रॉप दिया है तो आपको ब्रश ड्रॉप कंसीडर करना है, ब्रश ड्रॉप दे दिया तो उसको निग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें ब्रश ड्रॉप लिखना है, कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर ब्रश ड्रॉप दिया है तो वी विल पुट हियर, नहीं दिया होगा तो वी विल टेक द जीरो विल बी देयर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर जो भी मान लो 230 है, 230 में से आपके आर्मेचर के रजिस्टर में थोड़ा सा ड्रॉप होगा, मान लो 2 वोल्ट हो गया, तो 230 के बाद यहाँ पर 2 ड्रॉप होगा, 28 आएगा। मान लो आपके 2 ब्रुशेज है, कार्बन में 1 वोल्ट का ड्रॉप होता है, एक ब्रुश में 1 वोल्ट, 2 ब्रुश में कितना टोटल ड्रॉप होगा, 2 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना आएगा, 226 आ जाएगा, और 226 वोल्टेज आपको कहां दिखाएगा, लोड के अक्रॉस। तो हमेशा ईजी हमेशा बड़ा होगा, जनरेटर के केस में ईजी बड़ा होगा, वी हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो जब मैं ईजी की वैल्यू लिखूंगा तो दिस वोल्टेज नथिंग बट इक्वल टू, ये जो वोल्टेज होगा ईजी नथिंग बट द, क्या होगा इसमें, ईजी इज इक्वल टू हो जाएगा दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। अगर मैं इन सारे वोल्टेज को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मुझे कौन सा वोल्टेज मिल जाएगा, जनरेटेड वोल्टेज। या फिर जनरेटेड वोल्टेज में आप आर्मेचर के रेजिस्टेंस को ड्रॉप घटा दीजिए, उसके ड्रॉप को घटा दीजिए, तो कौन सा वोल्टेज मिल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज आपको मिल जाएगा। तो किसी भी तरीके से लिखिए, बात क्या है, सेम विल बी देयर। ठीक है, कोई भी एक तरीका हम लोग जो है क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। ठीक है, चलो मैं रिलेशन लिख लो, करंट में रिलेशन लिख लो। सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में करंट में पहला रिलेशन होगा कि आर्मेचर करंट और लोड करंट हमेशा क्या होंगे, बराबर। कांस्टेंट डीसी सप्लाई, यहां पर जो सप्लाई है दैट इज द डीसी। डीसी के केस में हम लोग स्टडी स्टेट में ही बात कर रहे हैं, तो वी विल टेक इट द इंडक्टर विल बी शॉर्ट सर्किटेड विल बी देयर। ठीक है, वी कैन नॉट बी कंसीडर द इंडक्टिव इफेक्ट इन होल एनालिसिस। ठीक है, जब हमें कंसीडर को, जब हम ट्रांजिएंट की बात करेंगे, स्टडी स्टेट का मतलब जब मशीन स्टडी स्टेट में है 5-10% के बाद, इनिशियली जब हमारा जो है वोल्टेज, अच्छा मान लो 230 वोल्टेज की मशीन है,
ठीक है। तो 230 वोल्टेज इमीडिएटली थोड़ा जनरेट हो जाएगा, इट कैन बी टेकन सम टाइम। तो जब तक जो है स्टडी से मतलब 230 वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका डीसी मशीन में कैसे वोल्टेज बिल्डअप होता है। रेटेड वोल्टेज पे जब वोल्टेज बिल्डअप हो जाता है उसके बाद ही लोड हमेशा कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में टर्मिनल ओपन रहते हैं, वोल्टेज को बिल्डअप करते हैं, उसके बाद लोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी हम ट्रांजिएंट कंडीशन में, जब मशीन स्टार्ट हो रही होती है, वोल्टेज को बिल्डअप करती है, तब कंसीडर करते हैं आर्मेचर में। ठीक है, लेकिन यहां तो आपने डीसी दिया है, तो डीसी के केस में आपका जो है इंडक्टिव इफेक्ट आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टडी स्टेट में एनालिसिस करें, स्टडी स्टेट में नो इंडक्टिव इफेक्ट विल बी देयर, ओनली इन द केस ऑफ डीसी वी विल गो फॉर द रेजिस्टिव इफेक्ट विल बी देयर। ठीक है, चलो पहले तो ले लो रिलेशन इन करंट, करंट रिलेशंस। ठीक है, करंट रिलेशंस। करंट रिलेशन, पहला रिलेशन होगा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में जो आर्मेचर करंट है वो हमेशा किसके बराबर होगा, लोड करंट। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, आर्मेचर करंट इज ऑलवेज इक्वल टू लोड करंट। जो करंट आर्मेचर से फ्लो करेगा वही आपका लोड से क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। दूसरा, ठीक है, दूसरा आपने जो है फील्ड में जो है वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, डीसी सप्लाई किया, रजिस्टिव इफेक्ट ऑफर होगा, करंट की वैल्यू निकालनी है। फील्ड करंट कितना होगा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में जो फील्ड करंट है दैट इज आपका फील्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, फील्ड करंट, फील्ड करंट की वैल्यू कितनी होगी, फील्ड करंट इज नथिंग बट द फील्ड वोल्टेज divided by field winding resistance. This is the two current relation in the separately excited DC machine. अब हम जो है मान लीजिए आपको मशीन में हमेशा टर्मिनल वोल्टेज दिया होगा, आपको जनरेटेड ईएमएफ आपको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ईजी में हम लोग क्या करने वाले हैं, जनरेटेड ईएमएफ में कितना ड्रॉप होगा, आर्मेचर के रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, कुछ ब्रूस में ड्रॉप होगा, और उसके बाद आपको कौन सा वोल्टेज मिल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो ईजी में हम माइनस कर देंगे, आर्मेचर के रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप होगा, आईए इंटू आरए, ईजी में आईए इंटू आरए घटा देंगे, और फिर और क्या घटा देंगे, ब्रश में अगर ड्रॉप दिया होगा तो ब्रश के ड्रॉप को भी घटाना पड़ेगा। ब्रश के ड्रॉप को बोलूंगा बीसीडी, ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप। और जब भी आपको जो है क्वेश्चन में ब्रश का ड्रॉप दिया होगा तो एक ब्रश का ड्रॉप दिया होगा, कितने ब्रशेज हमेशा माने जाते हैं, 2 ब्रशेज माने जाते हैं, 2 से गुणा करके हमेशा घटाएंगे। ठीक है, घटाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो इक्वेशन क्या आएगी, ध्यान से देखिए, दैट इज नथिंग बट द ई, हेलो, जनरेटेड ईएमएफ, तीसरा वोल्टेज रिलेशन लिख रहा हूं। ठीक है, दैट इज आपका जनरेटेड ईएमएफ में से हम माइनस कर देंगे आईए आर ए। ठीक है, आपका जनरेटेड 230 जनरेट होगा, उसमें से कुछ ड्रॉप मेरा आर्मेचर में हो जाएगा, तो यहां तक का वोल्टेज मिल गया। ठीक है, इसमें से क्या होगा, ब्रूस में थोड़ा सा ड्रॉप होगा, अगर दिया है तो ब्रूस ड्रॉप को दिखाएंगे, माइनस कर देंगे ब्रूस ड्रॉप, ब्रूस ड्रॉप माइनस ब्रूस ड्रॉप, बीडी मतलब क्या है, ब्रूस ड्रॉप। ठीक है, ब्रूस में ड्रॉप होगा, ब्रूस में ड्रॉप होगा, और फिर ब्रूस में ड्रॉप होने के बाद कौन सा वोल्टेज मिल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज नथिंग बट द, कौन सा वोल्टेज मिल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। यहां पर लिख देता हूं, इफ दिस इज द वोल्टेज, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है, and this is called generated EMF. Generated voltage. ठीक है, लोग इसको जो है राइट साइड पे भेज देते हैं, तो इस पे भी याद रखते हैं, दिस अगर कॉन्टेक्ट में ब्रूस के ड्रॉप को ऐड किया आर्मेचर को, तो कौन सा वोल्टेज मिल जाएगा, जनरेटेड ईएमएफ आपको मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हेलो, अगर आप टर्मिनल वोल्टेज में
ब्रुश के ड्रॉप और आर्मेचर के ड्रॉप को ऐड कर देंगे तो कौन सा वोल्टेज मिल जाएगा? जनरेटेड वोल्टेज मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिखे, दोनों में से बात एक ही है, ठीक है। अब ब्रुश ड्रॉप तभी लेंगे जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया तो उसको जीरो मान के चलेंगे, और ब्रुश ड्रॉप में हमेशा 2 का गुना करके लिखेंगे, क्योंकि एक ब्रुश का ड्रॉप जो है 2 ब्रुश लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, ज्यादा ध्यान सुनिएगा। ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, या ये ज्यादा होगा कि कम होगा? आर्मेचर के जो कंडक्टर हम डिजाइन करते हैं डीसी मशीन में, आर्मेचर के जो कंडक्टर हम लेते हैं उनका रेजिस्टेंस, हम ऐसे कंडक्टर लेते हैं जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? आर्मेचर रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली कम होता है कि ज्यादा होगा? हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आप देखेंगे, आप डीसी मशीन के अंदर जितना वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि सारा सारा वोल्टेज आपको कहां दिखाई दे? लोड के क्रॉस। लोड के क्रॉस अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो पावर भी हमेशा ज्यादा ट्रांसफर होगी। अब ये टर्मिनल वोल्टेज आपका ज्यादा कब होगा? टर्मिनल वोल्टेज आपका ज्यादा कब होगा? जब आपके आर्मेचर का, आर्मेचर का अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो आर्मेचर के रेजिस्टेंस में ड्रॉप कम होगा। अगर ड्रॉप कम होगा तो मोस्ट ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज कहां पर दिखाएगा? टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब डीसी मशीन डिजाइन की जाती है तो उसमें आर्मेचर के जो कंडक्टर हम लेते हैं वो ऐसे कंडक्टर हम लोग देते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या हो? कम हो। और प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होती है? आर्मेचर के कंडक्टर का जो प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया होगा 0.1 ओम, 0.2 ओम, 0.3 ओम या फिर 1 ओम, मैक्सिमम 1 ओम, उससे ज्यादा आपका रजिस्टर नहीं दिया होगा कभी भी किसी क्वेश्चन में। तो इसको पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट यू कैन बी राइट डाउन, ठीक है। चलो पहले तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में हम लोग लिख लेते हैं। इस सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर में कोई भी आपका इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होगा। फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए हम लोग एक सेपरेट सोर्स क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। लिख रहा हूं, पहला पॉइंट लिखिएगा। चलो पहले आर्मेचर के बारे में लिख लेते हैं, ये कोई जनरल पॉइंट है आर्मेचर वाला। नाउ फर्स्ट पॉइंट, जनरल पॉइंट डीसी मशीन का, द आर्मेचर वाइंडिंग द आर्मेचर वाइंडिंग इज वेल डिजाइन, बहुत अच्छे से डिजाइन की जाती है। इज वेल डिजाइंड, द आर्मेचर वाइंडिंग इज वेल डिफाइंड टू कंटेन लेस पॉसिबल रेजिस्टेंस। आर्मेचर वाइंडिंग जब हम डिजाइन करेंगे, आर्मेचर में वाइंडिंग करेंगे तो ऐसी वाइंडिंग करेंगे, मतलब ऐसा कंडक्टर यूज करेंगे आर्मेचर में जिसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? कम, लेस पॉसिबल रेजिस्टेंस। बिकॉज, क्यों? बिकॉज क्योंकि अगर आर्मेचर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होगा तो आर्मेचर में क्या होगा? ड्रॉप भी कम होगा। आर्मेचर की वाइंडिंग में क्या होगा? ड्रॉप भी। आर्मेचर के रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें ड्रॉप भी कम होगा, तो जितना भी वोल्टेज होगा जनरेट हो, मैक्सिमम वोल्टेज आपका कहां ट्रांसफर हो पाएगा? जनरली हम इसको जीरो लेके चलेंगे क्योंकि दिया नहीं होता है, तो आप हमेशा ईजी माइनस IA। अब जनरेटेड वोल्टेज में आपके आर्मेचर के रेजिस्टेंस को, ड्रॉप को कम कर दीजिए तो आपका बचा हुआ वोल्टेज कहां दिखाएगा? टर्मिनल। टर्मिनल में ज्यादा दिखने के लिए ये टर्म कम होना चाहिए। ये टर्म कब कम होगा? जब आपका आर्मेचर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। बिकॉज द ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर रेजिस्टेंस रिड्यूस, क्योंकि अगर मैं आर्मेचर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा ले लूंगा तो आर्मेचर में ड्रॉप ज्यादा होगा। ड्रॉप ज्यादा होगा तो आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम। आप हमेशा कैसा वोल्टेज चाहते हैं टर्मिनल में? ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज, जितना जनरेट है उसमें मैक्सिमम वोल्टेज आपका टर्मिनल में दिखाई दे, ठीक है। बिकॉज द ड्रॉप ड्यू टू द बिकॉज द ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर में जो ड्रॉप होता है वो टर्मिनल वोल्टेज को कम कर देता है, इसलिए कम ही ड्रॉप होना चाहिए, उसके लिए रेजिस्टेंस कम होगा। द ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर रेजिस्टेंस reduces टर्मिनल वोल्टेज। उसी के बगल में लिखेंगे
द टिपिकल वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस इज अराउंड 1 ओम ओनली, लगभग जो है 1 ओम के आसपास रखा जाता है। इन डीसी मशीन, इन डीसी मशीन द आर्मेचर, द टिपिकल वैल्यू, द टिपिकल लिखे, टिपिकल वैल्यू typical value of typical value of armature winding resistance, that is a RA. The typical value of armature winding resistance RA is around 1 ओम, 1 ओम के आसपास रखी जाती है या फिर इससे कम ही रखी जाती है। चलो ब्रूस ड्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ब्रूस ड्रॉप क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया तो लेना है, नहीं दिया तो इसको निगलेक्ट कर देना है, इस टर्म को हटा देना है, ठीक है। जनरली जो ब्रूस ड्रॉप होगा वो कितना दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन मैं आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू बोल रहा हूं। जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि भाई ब्रूस ड्रॉप कितना होता है, कार्बन की ब्रूस का कितना होता है जनरली, तो 1 ओम के आसपास होता है, 1 वोल्ट के आसपास होता है पर ब्रूस 1 वोल्ट ड्रॉप विल बी देयर अराउंड। लेकिन क्वेश्चन में जितना दिया होगा उतना लेना है, लगभग 1 के आसपास दिया होगा, ठीक है। तो मैं कुछ एक वैल्यू बोल रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहा हूं, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, ये भी जनरल पॉइंट है। द ब्रूस drop, the brush drop depend on the brush resistance, ब्रुश के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और ब्रुश का मटेरियल अलग अलग होगा तो ब्रुश का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, तो हर एक ब्रुश में ड्रॉप भी कैसा होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो जो ब्रुश ड्रॉप होता है, ब्रुश ड्रॉप हमेशा ब्रुश के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ब्रुश को लिए आप जो है, जो ब्रुश का रेजिस्टेंस होता है ब्रुश के मटेरियल में, तो मतलब अगर अलग अलग जो है मटेरियल के ब्रुश लगाएंगे तो ब्रुश में ड्रॉप भी अलग अलग होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, जो 2 क्वेश्चन पूछे गए कि अगर आप कार्बन के ब्रुश यूज करेंगे, कार्बन के ब्रुश बिल्कुल लो रेटिंग की मशीन में यूज किए जाते हैं, निगलेक्टेड विल बी देयर, ठीक है। तो दैट इज अगर आप कार्बन के ब्रुश यूज करेंगे, कार्बन ब्रुशेज के लिए जो ड्रॉप होता है फॉर कार्बन ब्रुशेज, फॉर कार्बन ब्रुश, व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू लिख रहा हूं, कार्बन ब्रुश के लिए जो ड्रॉप होगा 0.5 वोल्ट पर ब्रुश, एक ब्रुश में कितना ड्रॉप होगा 0.5, ये लगभग वैल्यू बोलिए, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जितना दिया होगा उतना लेंगे। जनरली आपके क्वेश्चन में कार्बन के ब्रुशेज ही दिए जाएंगे, तो ड्रॉप जो होगा कार्बन के 1 के आसपास होता है, उसी के आसपास वैल्यू देगा। फॉर कार्बन ब्रुश, कार्बन ब्रुश में पर ब्रुश कितना ड्रॉप होता है, लगभग 1 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन के बारे में, लिख रहा हूं। पहला पॉइंट लिखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड में, इन द सेपरेटली in the separately excited DC generator,
फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग नहीं बोला जाता, आर्मेचर ही बोलते हैं। आर्मेचर आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द फील्ड एंड आर्मेचर। तो हम फील्ड में अगर फील्ड अलग होता है तो उसको एक्साइट करना पड़ेगा ना फ्लक्स के लिए। कैसे एक्साइट करते हैं सेपरेटली? अलग सोर्स लगे, सेपरेट सोर्स विल बी यूज्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन द सेपरेटली excited DC machine, DC generator, सेपरेट सोर्स, सेपरेट बोलिए फिर इंडिपेंडेंट, सेपरेट लिख रहा हूं, सेपरेट DC सोर्स is used for the excitation of field winding. फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए आपको सेपरेट सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि ये बताइए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में ये जो फील्ड करंट होता है, अच्छा ये बताइए ये जो फ्लक्स, अच्छा कोई भी जो कॉइल होगी वो फ्लक्स जो प्रोड्यूस करेगी वो किस पे डिपेंड का? करंट। अगर फील्ड वाइंडिंग में ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, और अगर इसमें फील्ड करंट की वैल्यू कम होगी तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। तो ये बताइए फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है या फिर जो फील्ड करंट आपका जो है फ्लो कर रहा है, क्या ये आपके टर्मिनल जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड करेगा? टर्मिनल वोल्टेज को बदलने पे अगर मैं डीसी जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड के डीसी टर्मिनल वोल्टेज को बदल दूं तो क्या ये फील्ड करंट बदल जाएगा? नहीं भाई, यहां कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये करंट किस पे डिपेंड करे? इस पे। जब तक हम अपने इंडिपेंडेंट सेपरेटली सोर्स के वोल्टेज को नहीं बदलेंगे तब तक ये करंट बदलेगा नहीं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिखिए दैट इज स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, इन द separately excited DC generator, the field current या फिर बोलिए फील्ड फ्लक्स does not depends on the terminal voltage of the जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में जो फील्ड वाइंडिंग है में जो करंट फ्लो करे, फिर फील्ड करंट या फिर फील्ड फ्लक्स होता है, वो आपके टर्मिनल वोल्टेज जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली नॉट कनेक्टेड, आइसोलेटेड, ठीक है ना। एक चीज आपसे और पूछूंगा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? बताओ। सेपरेटली एक्साइटेड जो डीसी जनरेटर हो उसमें जो फील्ड वाइंडिंग हम यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि रेजिस्टेंस कम होगा?
है। हाँ, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखिए सुनिए जरा, अब देखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में जो आपका यहाँ पर ईएमएफ कोई जनरेट होता नहीं है, ईएमएफ मतलब काउंटर कोई ईएमएफ नहीं आता है। तो जो फील्ड करंट होगा, फील्ड करंट इज नथिंग बट द फील्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय आरएफ। फील्ड वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, ठीक है। अगर बेटा फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, तो फील्ड वाइंडिंग में वेरी वेरी हाई करंट फ्लो कर जाएगा, वेरी वेरी हाई करंट, और ये फील्ड वाइंडिंग को क्या कर देगा, डैमेज कर जाएगा। अगर मैंने फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम रखा तो दैट इज यहां पर कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। जैसे ट्रांसफार्मर में क्या होता था, V माइनस E डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू दिस, ये करंट होता था। क्योंकि डीसी सोर्स लगाया है, यहां पर कोई भी आपका ईएमएफ नहीं होगा, तो दैट इज नथिंग बट द आपका ये जो है, अच्छा इसको काउंटर करने वाला कोई नहीं है, तो आपका न्यूमरेटर काफी बड़ा होगा, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज V। अगर मैंने जो है फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैसा रखा, कम रखा, तो वेरी वेरी हाई करंट, इमीडिएटली सोर्स लगाते वेरी वेरी हाई करंट आपका जो है फील्ड वाइंडिंग में फ्लो कर जाएगा, और वेरी वेरी हाई करंट फ्लो करते ही इमीडिएटली आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो क्योंकि फील्ड वाइंडिंग को जो है क्या करते हैं, इसका करंट आपका जो फील्ड वाइंडिंग जैसी सोर्स लगाएंगे तो फील्ड वाइंडिंग में रेटेड करंट फ्लो करना चाहिए, रेटेड करंट कम होता है, ठीक है, रेटेड करंट इज वेरी वेरी स्मॉल करंट, ठीक है। बिकॉज आप देखेंगे फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, हेलो, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, और MMF क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड बाय द करंट फ्लोइंग दिस, नंबर ऑफ टर्न मान लेते फील्ड वाइंडिंग में NF है, और बेटा इनसे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज IF, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न देखिए मैंने अच्छे खासे बनाए हैं, नंबर ऑफ टर्न अच्छे खासे हैं, वेरी वेरी स्मॉल फील्ड करंट ही रिक्वायरमेंट होगा आपका फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो करंट की वैल्यू आपकी क्या होती है, जनरली फील्ड करंट कैसा होता है, कम होता है, ठीक है, फील्ड करंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और बेटा अगर फील्ड वाइंडिंग कम रखना है, मतलब कम ही फील्ड वाइंडिंग करंट होता है, इसको लिमिट में रखना है, तो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में जो फील्ड वाइंडिंग होता है इसका रेजिस्टेंस कैसे रखते हैं, हाई रेजिस्टेंस रखते हैं, ठीक है, लिख रहा हूं, ठीक है। In the separately excited DC machine, the field winding resistance is high. RA से तो ज्यादा ही होगा पिंटू पाल, उससे काफी ज्यादा होगा, ठीक है, ओम में होगा, 10 ओम, 100 ओम, ठीक है, आपका 50 और 100 ओम के आसपास होता है, ठीक है। चलो लिख रहा हूं, इन द सेपरेटली excited DC generator, the field winding resistance is high. Field winding resistance that is RF is high to limit the field current within the limit. To limit the field current that is IF within the limit, within the limit, लिमिट में रखने के लिए, रेटेड वैल्यू पे रखने के लिए, ठीक है। चलो डिसएडवांटेज लिखते हैं, डिसएडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है, अच्छा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहाँ यूज करते हैं, प्रैक्टिकली या यूज नहीं किए जाते हैं, क्यों यूज नहीं किए जाते, क्यों नहीं यूज किए जाते, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में एडिशनल सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, आपको एक्स्ट्रा सोर्स लगाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा मशीन में, ठीक है। यहाँ पर फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स का रिक्वायरमेंट है, इसलिए जनरली एक एडिशनल सोर्स एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए वी कैन नॉट बी प्रैक्टिकली आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर यूज नहीं होते। लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूंगा कि अभी अगर कहाँ यूज होते हैं, वैसे तो प्रैक्टिकली इनका कोई यूज नहीं है, लेकिन आपका जो है इनको हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मतलब लेबोरेटरी में जब आप जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपके कॉलेजों में आज भी आपको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन मिल जाएगी। तो ये कहां देखी जाएंगी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, वार्ड ल्यूनार्ड मेथड में जो स्पीड कंट्रोल का मेथड है आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां भी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है। और कई बार
कुछ कभी कभी एयरक्राफ्ट में भी इसको यूज कर लिया जाता है। तीन ही मेन एप्लीकेशन में लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई एप्लीकेशन है प्रैक्टिकली, मतलब मोस्ट ऑफ द ये मशीन यूज नहीं की जाती। बहुत रेयर केस में आप इस मशीन को यूज करते हैं, बिकॉज इसमें खर्चा ज्यादा है। ठीक है, जनरेटर में। ठीक है, लिखिए जरा डिसएडवांटेज लिखिए। देखिए डिसएडवांटेज। डीसी जनरेटर। ठीक है, लिखिए टू ऑपरेट दिस जनरेटर। टू ऑपरेट, अगर आप इस जनरेटर को ऑपरेट करना है, टू ऑपरेट दिस जनरेटर वी नीड एन we need an additional we need an additional voltage source requirement। वोल्टेज सोर्स, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग को आपको सोर्स लगाना पड़ेगा, एडिशनल सोर्स लगा तभी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वी नीड एन एडिशनल वोल्टेज सोर्स रिक्वायरमेंट सो दैट, या फिर देयरफॉर रिक्वायरमेंट, देयरफॉर this generator this generator therefore this generator has no, या फिर this generator has rarely used generator, therefore this generator has rarely, बहुत रेयर केस में यूज होता है, rarely used generator। ठीक है, तो अराउंड जो है 95 to 96% कौन से डीसी जनरेटर यूज होते हैं सेपरेटली, दैट इज द सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जो जनरेटर यूज किए जाते हैं डीसी जनरेटर, वो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर यूज किए जाते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड ना के बराबर यूज किए जाते हैं। अब ना के बराबर मतलब कहीं ना कहीं एक दो जगह आपको मिल जाएगा, कहां कहां मिलेगा लिख देता हूं। ठीक है, लिख दीजिए, लिखा है ना रेयरली यूज जनरेटर, रेयरली यूज डीसी जनरेटर। ठीक है, लिखिए एप्लीकेशन separately excited generator। Separately excited generator are mainly used DC generator are mainly used in the एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मतलब कॉलेजों में अभी भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे जनरेटर आपको देख जाएंगे। लास्ट लाइन रह गई है, ऊपर कर दीजिए, कहां लास्ट लाइन रह गई है भाई?
एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होते हैं कॉलेजों में, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, वार्ड ल्यूनार्ड मेथड, स्पीड कंट्रोल। दैट इज स्पीड कंट्रोल। डीसी मशीन के जब स्पीड कंट्रोलिंग हम लोग करते हैं तो वहां पर वार्ड ल्यूनार्ड मेथड एक होगा, वहां पर हम इसी मशीन को देखेंगे। स्पीड कंट्रोल मेथड, स्पीड मेथड, स्पीड कंट्रोल मेथड में एक मेथड होगा जिसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड वार्ड ल्यूनार्ड मेथड। वार्ड ल्यूनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। और कभी कभार आपको एयरक्राफ्ट में भी ये देखने को मिल जाएगा, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। इसके नीचे लिखेंगे अराउंड around 95 to 96% DC generator, around 95 to 96% around 95 to 96% used DC generators are self-excited DC generators, self DC generators। तो जो हम डीसी जनरेटर यूज करते हैं उसमें से 95 टू 96% जो जनरेटर होते हैं वो कौन से होते हैं? सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड बहुत कम यूज होते हैं और मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि इसमें एडिशनल आपको एक सोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो इसको आप यूज नहीं करते। तो नेक्स्ट हम लोग डालने वाले हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा दैट इज ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। नेक्स्ट लीजिए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या होता है? सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हम क्या करते हैं, जो आर्मेचर होता है वो फील्ड वाइंडिंग को क्या करता है? एक्साइट करता है। आर्मेचर इज यूज टू एक्साइट द फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर जो होगा वो यूज होगा इसको एक्साइट करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को। मींस इन द सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड विद द आर्मेचर। फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड विद द आर्मेचर। फील्ड वाइंडिंग को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं? आर्मेचर से। तो जब ये आर्मेचर से कनेक्ट हो जाएगी तो ये क्या करेगी? इसको एक्साइट करेगी, फ्लक्स होगा जिसकी वजह से ईएमएफ क्या होगा? जनरेट होगा। मतलब एक्स्ट्रा सोर्स की रिक्वायरमेंट आपकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये कनेक्ट होगा तो फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्साइटेशन की वोल्टेज की जरूरत है वो आर्मेचर देगा, या फिर जो फील्ड करंट का रिक्वायरमेंट है वो कौन सप्लाई करेगा? आर्मेचर। अब बेस्ड ऑन द कैसे कनेक्ट है, हो सकता है कि आपकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ किसमें कनेक्ट हो जाए? पैरेलल में कनेक्ट हो सकती है। फील्ड वाइंडिंग को मैं आर्मेचर के साथ किसमें कनेक्ट कर सकता हूँ? सीरीज में कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर सीरीज, दो प्रकार की फील्ड वाइंडिंग यूज कर सकता हूँ, सीरीज और आपका शंट, दोनों यूज कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन द कनेक्शन आपका जो है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कनेक्शन के हिसाब से तीन प्रकार के होंगे, शंट, सीरीज और कंपाउंड। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना स्टार्ट करिए। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर पे लिखिए। First point you can be write down. Self excited DC generator. लिखिए, in the self excited DC generator in the
self excited DC generator. In the self excited DC generator, the field winding will be excited by the armature of itself. आर्मेचर के द्वारा, अपने आर्मेचर के द्वारा फील्ड वाइंडिंग एक्साइट होती है. इन द सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर द फील्ड वाइंडिंग इज excited by its own, खुद के आर्मेचर, by its own armature. उसी जनरेटर का आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेगा. मतलब कहने का है कि द फील्ड वाइंडिंग इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर वाइंडिंग. That means the field winding is connected, electrically connected with its armature. अपने आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होगी, और फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होगी तो जो आर्मेचर होगा वो आपके फील्ड करंट को क्या करेगा, सप्लाई करेगा. ठीक है. द करंट फ्लोइंग इन द फील्ड वाइंडिंग इज ड्यू टू द इट्स आर्मेचर वाइंडिंग. तो मैं लिख रहा हूं therefore armature winding is responsible. Therefore armature is responsible for the field current in the field winding. अब मैं लिख रहा हूं, अब ये जो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ कनेक्ट होगी, लेकिन कैसे कनेक्ट होगी, बेस्ड ऑन द कनेक्शन. सीरीज में, शंट में कैसे कनेक्ट है, आपका जो है सेल्फ एक्साइटेड मशीन का क्लासिफिकेशन होगा. तो लिख रहा हूं बेस्ड ऑन द field winding, based on the connection of field winding, based on the connection of field winding with the armature, the self-excited DC generator are classified further classified. फिर से क्लासिफाइड कर रहे हैं, further classified as. फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ किस तरह से कनेक्ट की गई है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे तो कैसा होगा, दैट इज शंट डीसी जनरेटर. शंट डीसी जनरेटर में आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं फील्ड वाइंडिंग को. सीरीज
डीसी जनरेटर, और तीसरा होगा कंपाउंड डीसी जनरेटर। पहली हेडिंग डाल लीजिए संट डीसी जनरेटर। संट डीसी जनरेटर, ठीक है। तो इसको हम लोग कल करते हैं जो है, ठीक है। संट, सीरीज और कंपाउंड, इन दोनों तीनों को मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, और क्लासिफिकेशन करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन करवा दूं, कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन आपके डीसी मशीन के हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया 400 से 500 क्वेश्चन बनते हैं, वो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, A to Z कंस्ट्रक्शन, और जितना मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा 2 से 3 दिन में, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन का PDF आपसे शेयर कर दूंगा, यू कैन बी टेक ऑल द क्वेश्चंस विल बी देयर, ठीक है। चलो, तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। हाँ, PDF शेयर कर दूंगा मैं।